तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मतलब हमारे एकदम सामने है, लेकिन हम शायद ही कभी रुक कर उस पर गहराई से सोचते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मेरे साथ है हमारे एक्सपर्ट जो समाजशास्त्र और इन गहरे विषयों को डिकोड करने में हमारी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। और आज का हमारा जो विषय है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं उन धागों की जो हमारे समाज को बांध के रखते हैं। हाँ, मतलब जब मैं आज के इस डीप डाइव के लिए स्रोत सामग्री पढ़ रही थी ना, तो साल 2014 के जो परिवार नियोजन या कह लें फैमिली प्लानिंग के जो आधिकारिक आंकड़े मैंने देखे, मैं सच में अंदर तक झकझोर गई। वो आंकड़े सच में काफी हैरान करने वाले हैं। मतलब आप सोचिए, उस एक साल में देश के अंदर 1,48,000 महिलाओं की नसबंदी की गई और पुरुषों की संख्या पूरे देश में सिर्फ 5,000। सिर्फ 5,000? बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगा कि हम 21वीं सदी में बैठकर समानता की चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे अदृश्य ढांचे हैं जो आज भी हमारी जिंदगी के सबसे निजी फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही हमारा आज का मिशन भी है। हमारा उद्देश्य कोई किताबी ज्ञान गणना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भारत के सामाजिक ढांचे के 3 जो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, हमारा परिवार, हमारी शादियां और हमारे नाते रिश्ते, ये आज के इस तेजी से बदलते दौर में आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। वही तो, क्या शहरीकरण और आधुनिकीकरण के दबाव में ये संस्थाएं वाकई टूट रही हैं, या फिर मतलब ये छुपकर कोई नया ही रूप ले रही हैं? जी, और इस चर्चा का आधार हमने कई समाजशास्त्री अध्ययनों और ऐतिहासिक डेटा को बनाया है। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक धागे की बात करते हैं जो हम सबको बांधता है, नातेदारी, जिसे अंग्रेजी में किनशिप कहते हैं। हाँ, बचपन से हमें तो बस यही सिखाया जाता है कि नातेदारी का मतलब है खून का रिश्ता, बस। लेकिन क्या सच में बात सिर्फ इतनी सी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम इसे सिर्फ खून के नजरिए से देखेंगे ना, तो हम समाज के काम करने के पूरे तरीके को ही नजरअंदाज कर देंगे। अच्छा। जिन शोध पत्रों को हमने आज आधार बनाया है, वो साफ बताते हैं कि नातेदारी एक बहुत ही व्यापक और सार्वभौमिक ढांचा है। इसे इस तरह समझिए कि समाज ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा है। उसने रिश्ते बनाने के 2 मुख्य रास्ते दिए हैं। एक तो वो जिसमें हमारा खून मिला है, जैसे माता पिता, भाई बहन, जो हमें जन्म से मिलते हैं, और दूसरा रास्ता वो है जो हम खुद चुनते हैं, मतलब विवाह के जरिए बनने वाले रिश्ते। एकदम सही। जब एक शादी होती है तो सिर्फ 2 लोग नहीं जुड़ते हैं, बल्कि 2 अलग-अलग परिवार, उनके नियम, उनकी परंपराएं एक नए समझौते के तहत आपस में गुंथ जाते हैं। ये तो है। और ये दोनों प्रणालियां मिलकर एक ऐसा मजबूत जाल बुनती हैं जो ये तय करता है कि समाज में आपके अधिकार क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और यहाँ तक कि आपको संकट के समय किससे मदद मांगनी है, ये भी यही तय करता है। इसे सुनकर ना मेरे दिमाग में एक अजीब सी एनालॉजी आ रही है। क्या हम नातेदारी को समाज का एक गूगल मैप कह सकते हैं? गूगल मैप? वो कैसे? मतलब जैसे मैप हमें बताता है कि कहाँ जाना है, कहाँ स्पीड कम करनी है और कहाँ नो एंट्री है, वैसे ही क्या नातेदारी हमें ये बताती है कि जीवन के किस मोड़ पर किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके सामने झुकना है और किसके साथ हम मजाक कर सकते हैं। गूगल मैप वाली आपकी ये तुलना सच में बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है। पेच कैसा? देखिए, गूगल मैप आपको हमेशा मंजिल तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता दिखाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन समाज का ये जो मैप है ना, ये अक्सर आपको सबसे सुरक्षित लेकिन लंबा और घुमावदार रास्ता चुनने पर मजबूर करता है, क्योंकि इसे सिर्फ आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाना है, बल्कि पूरे समाज के ढांचे को बचाए भी रखना है। ओहो, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि भारत जैसे विशाल देश में यह मैप हर राज्य की सीमा पार करते ही अपने नियम पूरी तरह से बदल लेता है। बिल्कुल। अगर आप उत्तर भारत के गांवों की तरफ देखें तो वहां गोत्र और अपने समूह से बाहर शादी करने के नियम इतने सख्त हैं कि एक ही गांव या गोत्र में विवाह करने के बारे में सोचना भी सामाजिक अपराध माना जाता है। बाप रे। वहां फोकस इस बात पर है कि खून का दायरा जितना हो सके उतना फैलाया जाए। लेकिन जब हम मध्य भारत या दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो स्रोत सामग्री बताती है कि ये पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। एकदम सही। जैसे ही आप मध्य भारत के जनजातीय समुदायों में जाते हैं, वहां आपको एक अलग ही तस्वीर दिखती है। वहां कुछ समुदायों में चचेरे और ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह को न सिर्फ स्वीकार किया जाता है, बल्कि कई बार इसे प्राथमिकता भी दी जाती है। ये तो उत्तर भारत के बिल्कुल उलट हो गया। और दक्षिण भारत का मॉडल तो इससे भी ज्यादा जटिल है। वहां कुछ हिस्सों में आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा जहां परिवार पिता के नाम से चलता है,
जिसे हम पितृवंशीय कहते हैं। लेकिन वहीं केरल जैसे राज्यों में ऐतिहासिक रूप से नायर और कुछ अन्य समुदायों में मातृवंशीय प्रणाली रही है, जहां संपत्ति और वंश का नाम माता से बेटी को हस्तांतरित होता है। अच्छा, यहीं पर मुझे ना थोड़ा रुक कर ये पूछना है कि ये मातृवंशीय प्रणाली असल में काम कैसे करती थी? क्योंकि जब हम मातृवंशीय शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि औरतें ही घर की मुखिया होंगी। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। वही ना, मतलब वही सारे फैसले लेती होंगी। क्या सच में ऐसा था या ये सिर्फ नाम के लिए था? ये बहुत ही सटीक सवाल है आपका। देखिए, मातृवंशीय होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो समाज महिला प्रधान या कह लें मैट्रियार्कल हो गया। नायर समुदाय के ऐतिहासिक ढांचे को ही लें तो वहां संपत्ति और वंश का नाम बेशक एक महिला से उसकी बेटी को जाता था, ताकि परिवार की संपत्ति उसी घर में रहे। अच्छा। लेकिन उस संपत्ति का प्रबंधन, उसे चलाने का अधिकार और घर के तमाम बड़े फैसले लेने की ताकत उस महिला के मामा या भाई के हाथों में होती थी। अच्छा, मतलब फैसले वो नहीं लेती थी? नहीं, उस पुरुष मुखिया को कारणवन कहा जाता था, यानी संपत्ति महिला के नाम पर होने के बावजूद सत्ता और शक्ति एक पुरुष के ही हाथ में रहती थी। उफ, ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब ढांचा चाहे कोई भी हो, सत्ता का रिमोट कंट्रोल हमेशा पुरुषों के ही हाथ में रहा। काफी हद तक। मुख्य कारण ये था कि समाज अपनी संपत्ति को टूटने से बचाना चाहता था। खैर, इस पितृसत्ता पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर रिश्तों के नियम इतने अलग-अलग हैं, तो फिर हम परिवार किसे कहें? क्या परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना, एक रसोई में खाना बनना है? नहीं, आज के समय में तो ये परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। वही तो, क्योंकि आज कोई इंसान दिल्ली में बैठा है, उसका भाई अमेरिका में है और माता पिता किसी छोटे शहर में। इस बात को समाजशास्त्रियों ने बहुत गहराई से समझा है। मशहूर समाजशास्त्री जॉर्ज मर्डॉक ने जब परिवार को परिभाषित किया तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समूह है जिसमें साझा निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन शामिल है। लेकिन ये सिर्फ एक भौतिक परिभाषा है। अगर आप परिवार के असल काम को देखें ना, तो ये एक फैक्ट्री की तरह है जो इंसान को समाज में रहने लायक बनाती है। एक फैक्ट्री? हाँ, परिवार का काम सिर्फ एक छत देना नहीं है। ये हमें स्नेह देता है, दुनिया की कठोरताओं से बचने के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारा समाजीकरण या सोशलाइजेशन करता है। सोशलाइजेशन मतलब हमें तौर तरीके सिखाता है? बिल्कुल। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बस एक जैविक प्राणी होता है। परिवार ही उसे बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, बड़ों से कैसे बात करनी है। ये पूरी प्रक्रिया परिवार के बिना संभव ही नहीं है। तो अगर परिवार का मूल काम समाजीकरण और सुरक्षा देना है, तो आज जो हम लगातार सुन रहे हैं कि संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं और एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही हैं, क्या वो सच है? आपको क्या लगता है? मतलब जब मैं शोध सामग्री पढ़ रही थी तो मुझे ये धारणा थोड़ी खोखली लगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि मेरा तर्क ये है कि मान लीजिए एक नौजवान अपने गांव से निकलकर नौकरी के लिए बैंगलोर चला गया। ठीक है। वो वहां एक छोटे से फ्लैट में अकेला या अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। देखने में ये एक एकल परिवार लग सकता है, लेकिन वो हर महीने अपनी आधी सैलरी गांव में माता पिता को भेज रहा है। बिल्कुल। रोज शाम को वीडियो कॉल पर बात हो रही है कि घर में क्या बना है, छोटे भाई का एडमिशन कहाँ करवाना है, और दिवाली पर पूरा कुनबा गांव के घर में इकट्ठा हो रहा है। तो क्या भौतिक दूरी आ जाने से परिवार टूट गया? क्या ये सिर्फ एक दूरी वाला संयुक्त परिवार नहीं है? मैं आपके इस विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूँ। समाजशास्त्र में इसी चीज को संयुक्तता या जॉइंटनेस की अवधारणा कहा गया है। जॉइंटनेस? हाँ, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है जो अक्सर शहरी चर्चाओं में हावी रहता है कि एकल परिवार अपने मूल परिवार से पूरी तरह से कट गए हैं। पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार के जो मूल तत्व माने जाते थे वे थे एक साझा चूल्हा, एक ही बड़ा घर, संपत्ति का साझा स्वामित्व। लेकिन आज के मुंबई या दिल्ली के छोटे छोटे 1 BHK या 2 BHK फ्लैट्स में 15 लोगों का एक साथ रहना तो मतलब व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। शहरीकरण, जीवन की बढ़ती लागत और सीमित जगह के कारण लोगों को भौतिक रूप से अलग होना ही पड़ा। इसके अलावा बढ़ता व्यक्तिवाद और महिलाओं की शिक्षा ने भी लोगों को अपनी स्वतंत्र जगह तलाशने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन ये अलगाव नहीं है, ये परिवार के आकार का एक विकासवादी चक्र है। लोग अलग अलग छतों के नीचे रह सकते हैं, लेकिन वो अभी भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आर्थिक मदद हो रही है और भावनात्मक जुड़ाव
आज तकनीक के कारण शायद पहले से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे परिवार टूट नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने पानी की तरह नए बर्तन का आकार ले लिया है। उनका स्वरूप ज्यादा लचीला हो गया है। एकदम सटीक बात कही। और इसी लचीलेपन ने एक बहुत ही चौंकाने वाले ट्रेंड को जन्म दिया है, जिसे हम चयनात्मक प्रवास या सिलेक्टिव माइग्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसका क्या असर हो रहा है? इसका असर गांवों पर बहुत गहरा पड़ रहा है। आमतौर पर रोजगार की तलाश में पुरुष ग्रामीण इलाकों से शहरों या खाड़ी देशों की ओर पलायन करते हैं। हाँ, ये तो हम सब देखते हैं। और वे अपना परिवार गांव में ही छोड़ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिला प्रधान परिवारों यानी ऐसे घरों का तेजी से उदय हो रहा है जिनकी मुखिया औरतें हैं। ये तो सच में एक बड़ा बदलाव है। हमने तो हमेशा परिवार के मुखिया के रूप में एक बुजुर्ग पुरुष की ही कल्पना की है। हाँ, लेकिन अब जमीन पर हकीकत बदल रही है। क्योंकि पुरुष काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो जो महिलाएं कल तक सिर्फ घर के अंदर का काम देखती थीं, वे अब खेतों के फैसले ले रही हैं, बाजार जाकर फसल बेच रही हैं, बैंक के लोन संभाल रही हैं। वाह! ये बदलाव बहुत खामोशी से हो रहा है। किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनता, लेकिन ये भारतीय समाज के जमीनी ढांचे को बहुत गहराई से बदल रहा है। अगर ग्रामीण इलाकों में मुखिया बदल रहे हैं और शहरों में रहने का तरीका, तो इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार जिस नींव पर खड़ा है, वो नींव भी अपनी जगह से खिसक रही है। और वो नींव क्या है? वो नींव है विवाह की संस्था। बिल्कुल। जब मैंने स्रोत सामग्री में भारत में तलाक के आंकड़े देखे, तो पहली नजर में यही लगा कि शादी नाम की संस्था तो शायद वेंटिलेटर पर है। आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 में हमारे देश में तलाक की दर प्रति 1000 विवाहों पर मात्र 1.1 थी। लेकिन 2019 तक आते आते ये दर बढ़कर 13 प्रति 1000 विवाह हो गई है। तो क्या ये आंकड़े चीख चीख कर ये नहीं कह रहे कि हम अब साथ नहीं रहना चाहते? देखिए, आंकड़े थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि विवाह की संस्था वेंटिलेटर पर है। हमें ये समझना होगा कि विवाह का असल उद्देश्य क्या रहा है। क्या रहा है? ऐतिहासिक रूप से विवाह सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं था। ये समाज का एक तरीका था अपनी संरचना को बचाए रखने का, संपत्ति को वैध वारिस तक पहुंचाने का। हाँ, तो है। समय के साथ जब आर्थिक और सामाजिक हालात बदले, तो लोगों की विवाह से अपेक्षाएं भी बदल गईं। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो विवाह हमेशा से एक आदर्श सांचे में नहीं ढला था, जैसे आज हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। बिल्कुल। हम आज एक विवाह यानी मोनोगेमी को प्राकृतिक मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने से पहले तक भारत में बहुपति विवाह कानूनी रूप से मान्य था। और शायद प्रचलित भी था। बिल्कुल था। और इससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है बहुपति विवाह यानी पॉलीएंड्री का अस्तित्व। आज भी केरल के कुछ हिस्सों और उत्तर भारत की टोडा तथा खासी जनजातियों में बहुपति विवाह की प्रथाएं दर्ज हैं। बहुपति विवाह मतलब एक महिला के कई पति? ये सुनकर आज का शहरी दिमाग थोड़ा चकरा सकता है। हाँ, अजीब लग सकता है। आखिर ऐसे समुदायों में इस प्रथा का विकास क्यों हुआ होगा? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे कोई रहस्यमय कारण नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से भूगोल और अर्थशास्त्र का परिणाम है। अच्छा। पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में खेती लायक जमीन बहुत कम होती है। अगर एक घर में 4 भाई हैं और चारों अलग अलग शादियां करें, तो जमीन के 4 टुकड़े हो जाएंगे। जमीन बढ़ जाएगी। पीढ़ियों के बाद वह जमीन कितनी छोटी हो जाएगी कि उस पर खेती करना ही असंभव हो जाएगा। इसलिए भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए भ्रातृत्व बहुपति विवाह की प्रथा शुरू हुई, जिसमें सभी भाई एक ही महिला से विवाह करते थे। ओहो, ये तो सच में कमाल का तर्क है। मतलब समाज ने अपनी आर्थिक और भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से विवाह के नियम बनाए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान था। तो अगर हम इसी तर्क को आज के समाज पर लागू करें, तो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी ने भी अपनी शहरी जरूरतों के हिसाब से एक नया व्यवहारिक समाधान ढूंढ लिया है। आप किसकी बात कर रही हैं? लिव इन रिलेशनशिप की। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पारंपरिक विवाह एक लाइफ टाइम लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा। आपने एक बार साइन कर दिया तो अब आप इसमें फंस गए। अगर चीजें खराब भी हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की सामाजिक और कानूनी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि लोग बस सहते रहते हैं। बिल्कुल सही। के रूप में एक मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल की ओर देख रहे हैं। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल वाली एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है ना? मतलब इस मॉडल में अनुकूलता या कंपैटिबिलिटी ही वो फीस है जो आपको हर दिन चुकानी है। हाँ।
जिस दिन लगा कि ये रिश्ता अब मज़ेदार नहीं रहा या हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, आपने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया। इसमें कोई भारी कानूनी फीस नहीं है। आपने इसके काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से पकड़ा है। देखिए, लिव इन का ये चलन सिर्फ पश्चिम की नकल नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। आधुनिक शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता ने युवाओं को ये ताकत दी है कि वो सिर्फ रोटी और छत के लिए किसी खराब रिश्ते में ना रहें। खासकर महिलाओं के लिए तो ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, वह पारंपरिक विवाह की उन शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहती जहां उन्हें अपने करियर से समझौता करना पड़े। संस्थागत विवाह में आज भी एक अदृश्य पदानुक्रम होता है जहां पति का दर्जा थोड़ा ऊपर माना जाता है। हाँ, लेकिन लिव इन में लोग एक ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शुरुआत से ही समानता पर आधारित हो। तो जब मैं ये सब देखती हूँ कि लोग लिव इन में जा रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि विवाह नाम की संस्था खत्म हो रही है या फिर एक जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट से गुजर रही है? ये निश्चित रूप से एक अपग्रेड है। इंसान आज भी साथ रहना चाहता है, प्रेम चाहता है, लेकिन वो पुरानी शर्तों पर बंधना नहीं चाहता। इसलिए विवाह टूट नहीं रहा है, वो बस खुद को नए जमाने के हिसाब से रीबूट कर रहा है। हमने बात की कि नए तरह के परिवार आ रहे हैं जहां समानता की बात होती है, लेकिन क्या सच में समानता आ गई है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं आई है? क्योंकि अगर हम घर के बंद दरवाजों के पीछे देखें तो ऐसा लगता है कि फैसले आज भी कोई और ले रहा है। और यहीं पर मुझे चर्चा की शुरुआत में बताए गए उस दिल दहला देने वाले आंकड़े की याद आती है। आप उस नसबंदी वाले आंकड़े की बात कर रहे हैं? हाँ, 1,48,000 महिलाओं की सर्जरी हुई और केवल 5,000 पुरुषों की। जब दोनों की बराबर भागीदारी से परिवार बनता है तो फिर परिवार नियोजन का पूरा शारीरिक बोझ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के कंधों पर क्यों डाल दिया गया? क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि ये नया और आधुनिक समाज भी अंदर से उसी पुरानी पितृसत्ता से संचालित हो रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी का परिणाम है। पितृसत्ता कोई हवा में तैरता हुआ शब्द नहीं है। स्रोत सामग्री में इस पर गहराई से बात की गई है। पितृसत्ता असल में एक पूरी व्यवस्था है जो पुरुषों को यह अधिकार देती है कि वे महिलाओं के जीवन और उनके शरीर पर नियंत्रण रखें। बिल्कुल। जब बात परिवार नियोजन की आती है तो ये माना जाता है कि पुरुष का शरीर आजीविका कमाने के लिए है, इसलिए उसे छुआ नहीं जाना चाहिए, जबकि महिला के शरीर को सिर्फ प्रजनन का साधन मान लिया जाता है। और ये नियंत्रण सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, ये सबसे ज्यादा श्रम के विभाजन में दिखता है। मतलब हमारे समाज में ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे जीव विज्ञान ने ही तय किया हो कि औरतों का काम झाड़ू लगाना है और पुरुषों का काम ऑफिस जाना है। जबकि जीव विज्ञान ने ऐसा कुछ तय नहीं किया है, उसने सिर्फ शरीर अलग बनाए हैं। ये श्रम का विभाजन पूरी तरह से सांस्कृतिक है। समाज ने सदियों से ये ढांचा बनाया है ताकि पुरुषों का वर्चस्व बना रहे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि घर के भीतर जो काम महिलाएं करती हैं उसे काम माना ही नहीं जाता। उसे कर्तव्य या प्रेम का नाम देकर अवैतनिक बना दिया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उस काम का है जो दिखता ही नहीं है, जिसे हम इमोशनल लेबर कहते हैं। बिल्कुल। पूरे परिवार को मानसिक रूप से जोड़कर रखना, त्योहारों की तैयारी करना, तनाव के समय सबको संभालना, ये सब महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत भारी पड़ता है। लेकिन इस श्रम की कोई सैलरी नहीं है। कोई सैलरी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है और कोई रिटायरमेंट भी नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हम आज के शहरी परिदृश्य को देखें तो बहुत सी चीजें बदलती हुई दिखती हैं। लड़कियां बड़ी संख्या में स्टेम फील्ड्स में जा रही हैं और बहुत से पुरुष अब गर्व से कुकिंग करते हुए तस्वीरें डालते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये रूढ़िवादिता पूरी तरह से टूट चुकी है या ये बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित एक छलावा है? इसे पूरी तरह से छलावा कहना भी गलत होगा, लेकिन ये मान लेना कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। ये सच है कि आज समतावादी परिवारों का उदय हो रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जो हो रहा है उसे समाजशास्त्र में डबल बर्डन या दोहरा बोझ कहा जाता है। दोहरा बोझ? हाँ। मतलब घर और बाहर दोनों जगह पिसना। बिल्कुल। समाज ने महिलाओं का ऑफिस जाना तो स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे घर में पैसा आता है। हाँ। लेकिन पुरुषों ने उस अनुपात में घर के काम की जिम्मेदारी नहीं ली। नतीजा ये है कि एक महिला सुबह 9 से 5 बजे तक ऑफिस में काम करती है और फिर घर आकर घरेलू काम भी करती है। बाप रे। तो बदलाव आ रहा है, लेकिन वो अभी भी महिलाओं के लिए बहुत थका देने वाला है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारे स्रोत ये गवाही दे रहे हैं कि भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी की संस्थाएं खत्म नहीं हो रही हैं। बिल्कुल नहीं। वे अत्यंत लचीली हैं।
वे समय और अर्थव्यवस्था की मार सहकर खुद को ढालने में माहिर हैं। परिवार का आकार बदल रहा है, लेकिन इंसान की एक दूसरे से जुड़े रहने की जो बुनियादी जरूरत है वो आज भी जस की तस है। एकदम सही। ये संस्थाएं इसलिए नहीं बनी हैं कि वे जड़ होकर टूट जाएं, वे इसलिए बनी हैं ताकि इंसान मुश्किल समय में सरवाइव कर सके। ये सच है। हमने आज समझ लिया कि कैसे संयुक्त परिवार दूरियां पाटने के नए तरीके खोज रहा है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल गूंज रहा है। वो क्या? हम धीरे धीरे सामूहिकता से हटकर व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अपने लिए स्पेस मांग लिया है, लेकिन पुराने पारंपरिक संयुक्त परिवार में चाहे जितनी कमियां रही हों, वो एक बहुत मजबूत सोशल सेफ्टी नेट प्रदान करता था। हाँ, वो एक ऐसा कुशन था जो गिरने पर चोट नहीं लगने देता था। ठीक कहा। घर में कोई बीमार हो, किसी की नौकरी चली जाए, तो उस बड़े आंगन में कोई ना कोई संभालने वाला होता था। अब जब हम सब एकल परिवारों या लिव इन के अस्थायी रिश्तों में सिमट रहे हैं, तो भविष्य के समाज में उस सुरक्षा वाले खालीपन को कौन भरेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारी ये नई और आधुनिक संस्थाएं उस गहरे भावनात्मक सहारे की भरपाई कर पाएंगी, या फिर हम आज़ादी तो पालेंगे लेकिन बदले में अकेलेपन की एक ऐसी नई महामारी का शिकार होंगे जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा? ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में मौजूद है। और ये एक ऐसा सवाल भी है जो हम सबको आज खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि परिवार और रिश्तों के इंजीनियरिंग भले ही बदल जाए, हमें ये तय करना होगा कि इंसानियत की जो मूल इमारत है वो इस बदलाव के झटके सहकर खड़ी रहे। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।